हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम लर्निंग की थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी डिस्कस की थी। आज हम बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी यानी क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, ये किसने दी थी, इसके प्रतिपादक कौन है, इंपॉर्टेंट है, बीएफ स्कीनर है। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के प्रतिपादक हैं, इसके जन्मदाता हैं। इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जा सकता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, ये किसने दी है, ये बीएफ स्कीनर ने दी है। इसके अलावा इसके कुछ और भी नाम हैं जो आपको याद रखना है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग थ्योरी भी कहा गया है। इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग थ्योरी या इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी भी कहा गया है। इस थ्योरी को रिस्पॉन्स स्टिमुलस बॉन्ड थ्योरी भी कहा गया है। रिस्पॉन्स स्टिमुलस बॉन्ड थ्योरी यानी रिस्पॉन्स मतलब पहले प्रतिक्रिया और फिर स्टिमुलस बॉन्ड थ्योरी भी कहा गया है। इसके अलावा इसको हम आरएस लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, या फिर आरएस फॉर्मूला किस थ्योरी पर बेस्ड है, या फिर आरएस फॉर्मूला पर कौन सी थ्योरी बेस्ड है, ये भी आपको याद रखनी है। आरएस फॉर्मूला की बात किसने की थी, स्कीनर ने की थी। ये हम अभी देखेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग थ्योरी क्यों पड़ा नाम इसका, आरएस लर्निंग थ्योरी क्यों पड़ा, आरएस फॉर्मूला क्या है। देखिए, बीएफ स्कीनर ने अपनी थ्योरी दी 1958 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी। इस थ्योरी को आरएस बॉन्ड थ्योरी क्यों कहा गया। स्कीनर मानते हैं कि पहले बच्चा अनुक्रिया करेगा, मतलब पहले कोई भी क्रिया करेगा, जैसे ही वो कोई भी अनुक्रिया करेगा जस्ट उसके इमीडिएट बाद उसे क्या मिलेगा, स्टिमुलस मिलेगा, उसे उद्दीपक मिलेगा, तो वो उस प्रतिक्रिया को बार बार करेगा। और उद्दीपक के जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उद्दीपक के जो परिणाम है, वो डिटरमाइन करेंगे कि बच्चा उस काम को दोबारा करेगा या फिर नहीं करेगा। देखिए, जब भी हम कोई भी काम करते हैं उसके दो तरह के परिणाम होते हैं, या तो अच्छे परिणाम होते हैं या फिर बुरे परिणाम होते हैं। जब हमने कोई भी काम किया, जब हमने कोई भी अनुक्रिया करी, उसका हमें एक स्टिमुलस मिलेगा, उसका हमें एक उद्दीपक मिलेगा। अगर वो उद्दीपक हमें मिला, उसके हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले, अगर हमें अच्छे परिणाम मिले, तो उस काम को हम दोबारा करते हैं। जैसे हम कोई भी काम करते हैं और उसमें हमें सफलता मिलती है, हमें सक्सेस मिलती है, तो हम उस काम को दोबारा करते हैं और उससे भी ज़्यादा स्पीड से करते हैं। लेकिन अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, वो काम हमारा अनसक्सेसफुल रहा, हम उसमें सक्सेस नहीं हुए, तो उसको काम हम दोबारा नहीं करना चाहेंगे और उसके करने की जो गति है वो भी हमारी कम हो जाती है। इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। ये कहते हैं कि पहले बच्चा क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है, पहले बच्चा अनुक्रिया करेगा। पहले क्या करेगा, अनुक्रिया इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद उसे उद्दीपक मिलता है, उसके बाद उसे स्टिमुलस मिलेगा, और जो ये उद्दीपक मिलेगा ये इमीडिएट होना चाहिए, तुरंत बाद होना चाहिए। अगर उसे स्टिमुलस तुरंत बाद नहीं मिला तो वो उसका इफेक्ट नहीं डाल पाएगा अनुक्रिया पर, इमीडिएट आपको स्टिमुलस देना पड़ेगा। इसीलिए इसमें पहले रिस्पॉन्स की बात की गई है, स्टिमुलस को बाद में इंपॉर्टेंस दी है। जब हम इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर हमने एसएस बॉन्ड की बात की थी, स्टिमुलस बॉन्ड की बात की थी, मतलब वहाँ पर दो उद्दीपक के एसोसिएशन की बात की गई थी, दो उद्दीपक को जोड़ने की बात की गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चा पहले रिस्पॉन्स करेगा, फिर उसके बाद स्टिमुलस मिलेगा। यहाँ पर पहले स्टिमुलस दिया जा रहा था, पहले उद्दीपक दिया जा रहा था, फिर रिस्पॉन्स आ रहा था। पहले कुत्ते के सामने फूड को ले जाएगा, मतलब पहले उद्दीपक आया, फिर उसके बाद उसकी इनवॉलेंट्री रिएक्शंस आ रही थी, लार का टपकना शुरू हो रहा था। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट इसमें बात क्या है, बीएफ स्कीनर कहते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्शंस होंगी, जहाँ पर जो एक्शंस होंगी, वो वॉलेंट्री एक्शंस होती हैं, मतलब ऐच्छिक अनुक्रियाएं होंगी। यहाँ पर कौन सी, ऐच्छिक, शायद ऐच्छिक मैंने गलत लिखा है, ये देख लीजिए।
वॉलेंट्री रिएक्शंस होती हैं। यहाँ पर जो रिएक्शन होंगे वो हमारी इच्छा पर डिपेंडेंट होती है, हम जानबूझकर करते हैं। यहाँ पर जो कंट्रोल होता है वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर होता है, ऑर्गेनिज्म के पास कंट्रोल होता है। यहाँ पर जो कंट्रोल था वो ऑर्गेनिज्म के पास नहीं था। जैसे ही वो फूड देख रहा था, लार का टपकना, इनवॉलेंट्री अनिच्छिक क्रियाएं आ रही थी, वो उसके कंट्रोल में नहीं थी। लेकिन बीएफ स्किनर की जो थ्योरी है, यहाँ पर जो कंट्रोल है वो ऑर्गेनिज्म के पास है। मतलब वो प्रतिक्रिया करना, अनुक्रिया करना एक ऑर्गेनिज्म के हाथ में। जब वो अनुक्रिया करेगा उसके बाद उद्दीपक आता है। होपफुली आपको ये आरएस फॉर्मूला, आरएस बॉन्ड थ्योरी समझ में आ गई होगी। इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग थ्योरी का मतलब जो स्किनर है ये कहते हैं कि जब भी हम बच्चों को सिखाएंगे तो वो स्टेप्स में सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे? स्टेप्स में सिखाएंगे। एक स्टेप के बाद छोटे छोटे चंक्स में सिखाएं। हम बच्चों को सब कुछ एक ही बार में नहीं सिखा देंगे, हम उसे स्टेप्स में सिखाएंगे। इन्होंने इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग थ्योरी इसीलिए कहा गया क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, यानी आप बच्चे को छोटे छोटे स्टेप्स में सिखाएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में सिखाएंगे। एक बार आप बच्चे को बहुत कुछ नहीं सिखा सकते हैं। उसके बाद हम बात करें ऑपरेंट। ऑपरेंट का मतलब क्या हो गया? ऑपरेटर्स। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी काम करने वाला है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन हो, वो अपने इन्वायरमेंट के कंट्रोल में रहता है। यहाँ पर वो एक्टिव होता है। यहाँ पर जो कंट्रोल होता है वो ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है। यहाँ पर वो कैसा है? एक्टिव है। मतलब वो यहाँ पर सक्रिय है। क्या है? सक्रिय है। लास्ट जो हमने थ्योरी देखी थी इवान पावलोव की, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी, वहाँ पर ऑर्गेनिज्म निष्क्रिय था, ऑर्गेनिज्म कुछ भी नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को काम करना पड़ता है। वो क्या है? सक्रिय है, वो एक्टिव है। जब वो अनुक्रिया करेगा तभी उसे उद्दीपक मिलेगा, तभी उसे स्टिमुलस मिलेगा। अब हम इनके एक्सपेरिमेंट की बात करें। इनके जो प्रयोग था वो क्या था? इनका जो प्रयोग था वो किस पर था? वो रैट पर था, यानी चूहे पर था, और कबूतर पर था। चूहे और कबूतर पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बीएफ स्किनर ने अपने जो एक्सपेरिमेंट थे, अपने जो प्रयोग थे, वो किस पर किए थे? वो चूहे और कबूतर पर किए थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बॉक्स रखा, जिस बॉक्स का नाम था स्किनर बॉक्स। ये भी आपको पता होना चाहिए। स्किनर ने अपनी थ्योरी में जिस बॉक्स का यूज किया उसको कहा गया स्किनर बॉक्स। इनके जो अनुयायी थे उन्होंने इस बॉक्स को नाम स्किनर बॉक्स दिया था। इस बॉक्स की स्पेशलिटी क्या थी? इन्होंने क्या किया? इस बॉक्स में चूहे को रखा, एक भूखे चूहे को रखा। इस बॉक्स से बाहर आने का कोई भी रास्ता नहीं था कि चूहा इस बॉक्स से बाहर आ जाए। उन्होंने इस भूखे चूहे को यहाँ पर रखा। जब चूहा यहाँ पर था और उसके साथ क्या था? यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ था, यहाँ पर एक बटन लगा हुआ था। जैसे ही चूहा इस बटन को प्रेस करेगा तो इस तरह बाहर से खाने की इस तरह से अरेंजमेंट थी कि जैसे ही वो इस लीवर को प्रेस करेगा तो फूड है वो उसके पास आ जाएगा। ये उनकी स्किनर बॉक्स की स्पेशलिटी थी। चूहा इससे बाहर नहीं जा सकता, एक लीवर लगा हुआ है, इस लीवर को जब वो प्रेस करेगा तो फूड उसके सामने आ जाएगा। अब चूहा भूखा है, भूखा चूहा इधर उधर प्रतिक्रियाएं करेगा। वो इधर उधर भाग रहा था, जैसे वो इधर उधर दौड़ रहा था, ऐसे अनुक्रिया कर रहा था। तो एक बार क्या हुआ, उसका जो पैर है वो इस लीवर पर पड़ा। जैसे ही पैर इस लीवर पर पड़ा, उसके सामने क्या आ गया? फूड आ गया। फूड क्या है? यहाँ पर स्टिमुलस है, यानी उद्दीपक है। जब पहले उसने अनुक्रियाएं करी, जब उसने पहले भागदौड़ की, उसके बाद उसके सामने फूड आया, उसके बाद उसके सामने स्टिमुलस आया। जब उसके सामने स्टिमुलस आया तो उसने फूड को खा लिया और उसकी भूख शांत हो गई। जब दोबारा चूहे को भूख लगी, उसने फिर से वही भागदौड़ करना शुरू किया और फिर से उसका एक बार पैर लीवर पर पड़ा और उसे फिर से फूड मिल गया। जब उसे फूड मिल रहा है तो उसे क्या मिल रहा है? उद्दीपक, यानी स्टिमुलस। उसे क्या मिल रहा है? फूड मिल रहा है। तो वो अपनी एक्टिविटी को बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार उस काम को दोहरा रहा है। और ये भी देखा गया, जब वो उस काम को बार बार दोहरा रहा है तो जो टाइम ड्यूरेशन है, जो टाइम टेकन है, जब चूहा इस लीवर पर पैर पटक रहा है तो उसका टाइम कम होता जा रहा है। मान लीजिए पहली बार जब उसका पैर गिरा तो 10 मिनट्स का टाइम लगा, उसे भागदौड़ करके 10 मिनट्स हो गई थी, तब उसका पैर है वो इस लेवर पर जाकर गिरा था। जब वो बार बार प्रैक्टिस कर रहा था तो टाइम कम हुआ, 9 मिनट पर आया, उसके बाद टाइम 7 मिनट पर आया, फिर उसके बाद 5 मिनट पर आया, फिर उसके बाद 4 मिनट पे आया होगा, फिर 3 मिनट पर, फिर 2 मिनट्स पर, फिर 1 मिनट पर। इस तरह से एक टाइम ऐसा भी आया होगा, चूहा इतना ट्रेंड हो गया, इतनी उसने प्रैक्टिस कर ली कि वो सीधा जाएगा इस लीवर पर, अपना पैर पटकेगा और उसको फूड मिल जाएगा, उसको खाना मिल जाएगा, उसको अनुक्रिया इधर उधर भागदौड़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से हमने 2 चीज़ें देखी। पहली बात, जब कोई भी अनुक्रिया करेगा, अगर उसका रिजल्ट अच्छा रहा, अगर उसे रीइंफोर्समेंट मिला, उसे पुनर्बलन
पुनर्बलन, याद रखना पुनर्बलन को इंपॉर्टेंस किसने दी है, स्किनर ने दिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अपनी थ्योरी में, पुनर्बलन को इंपॉर्टेंस किसने दी है, तो बीएफ स्किनर ने दी है। बीएफ स्किनर कहते हैं कि जब ये अनुक्रिया कर रहा था तो उसके सामने जब अनुक्रिया की तो स्टिमुलस आया, फूड आया, जो फूड है वो किसका काम करेगा, पुनर्बलन का काम करेगा, रीइंफोर्समेंट का काम मिलेगा। जब बच्चा कोई भी काम करेगा और उसे उसके रिजल्ट अच्छे रहे तो उसे क्या मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा, रीइंफोर्समेंट मिलेगा, तो वो उस काम को बार बार करेगा। और जब वो उस काम को बार बार करेगा तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी कम होता जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, अगर चूहे ने इस लीवर को प्रेस किया तब तो उसे फूड मिला। दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर चूहा एक दूसरा लीवर था, दूसरा बटन था, उसको अगर उसने प्रेस किया तो उसे करंट लग रहा था। तो चूहे को देखा गया कि वो ये जो इस लीवर को प्रेस करके जहाँ पर उसे करंट लग रहा था वो इसको अवॉइड करना शुरू कर देता है, वो इसके पास दोबारा नहीं जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पर बैड कॉन्सिक्वेंसेज मिले। इसके जो परिणाम थे वो क्या थे, बुरे थे। अगर बच्चे को बैड कॉन्सिक्वेंसेज मिलेंगे, कोई भी काम करने के बुरे परिणाम मिलेंगे जो उसे खुशी नहीं देंगे, तो वो उस काम को रिपीट नहीं करेंगे, वो उसको अवॉइड करना शुरू कर देंगे। इसीलिए इस थ्योरी को हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये जो थ्योरी है किस पर बेस्ड है, कॉन्सिक्वेंसेज पर बेस्ड है, परिणाम पर बेस्ड है। अगर अच्छे परिणाम मिले तो वो उस काम को रिपीट करेगा, अगर अच्छे परिणाम नहीं मिले तो वो उस काम को रिपीट नहीं करेगा, वो उसको अवॉइड करना शुरू कर देगा। मतलब जो रिजल्ट है, जो कोई भी काम करने का रिजल्ट क्या रहा उस पर डिपेंडेंट होगा कि वो बच्चा उस काम को दोहराएगा या फिर नहीं दोहराएगा। उसके अलावा मैं बात करूं, जो बीएफ स्किनर है ये बिहेवियरिस्ट है, ये चेंज इन बिहेवियर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर की बात करते हैं, यानी जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन की बात करते हैं। परिवर्तन की बात करते हैं कि सीखने के बाद जो ऑर्गेनिज्म है उसके व्यवहार में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिला, कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिला, इसका मतलब वहाँ पर लर्निंग हुई है। अगर उसके व्यवहार में मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, अगर उसके व्यवहार में चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब वहाँ पर लर्निंग नहीं हुई है, वहाँ पर अधिगम नहीं हुआ है। चेंज इन बिहेवियर, जितने भी व्यवहारवादी हैं, जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं, सभी कहते हैं कि चेंज इन बिहेवियर ही लर्निंग होता है। जहां पर व्यवहार में मॉडिफिकेशन होगा, जहां पर चेंज होगा व्यवहार में, वही लर्निंग होती है। अगर चेंज नहीं हुआ तो वहां पर लर्निंग टेक प्लेस नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो लर्निंग है वो कैसे होती है, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच में बॉन्ड पर होती है। उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहे, पॉजिटिव रिजल्ट रहे या फिर नेगेटिव रिजल्ट रहे, उस पर बेस्ड होती है। फिर उसके बाद हम बात करें यहाँ पर जो रिएक्शंस हैं, जो एक्शंस हैं, जहाँ पर ये जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्टिव होता है, वो निष्क्रिय नहीं होता है, सक्रिय होता है। और यहाँ पर जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो भी हमारे वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, इच्छिक रिस्पॉन्सेज होता है। जब हम क्लासिकल कंडीशनिंग देख रहे थे तो वहाँ पर जो एक्शंस थे वो इनवॉलंटरी रिएक्शंस थे, अनैच्छिक क्रियाएं थी। वहाँ पर जो कंट्रोल था वो ऑर्गेनिज्म के पास नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो कंट्रोल था वो ऑर्गेनिज्म के पास था। ये थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बेसिक आइडिया, क्या प्रयोग, क्या कौन सा एक्सपेरिमेंट था, किस तरह से ऑर्गेनिज्म में लर्निंग होती है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हम उसमें डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। जो हमने पुनर्बलन की बात की इसको डिस्कस करेंगे, पुनर्बलन कैसे दिया जाता है, पुनर्बलन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। उसके अलावा पनिशमेंट की बात करेंगे, पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होता है, नेगेटिव पनिशमेंट क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से। थैंक यू वेरी मच।